नमस्कार। YouTube के समस्त दर्शकों का ML गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं सभी संस्था प्रधानों और शिक्षकों से कुछ निवेदन करना चाहूँगा। मेरा ये चैनल लेखा शास्त्र के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत ही सहायक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आप ही की तरह संस्था प्रधान रहा हूँ। साथ ही 18 वर्ष के शिक्षण के दौरान लेखा शास्त्र विषय और उन विद्यार्थियों को नज़दीक से मैंने समझा है। यदि बेसिक कंसेप्ट 11th और 12th क्लास में अच्छी तरह से क्लियर नहीं होते हैं तो उच्च अध्ययन में हमेशा ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा और लेखा शास्त्र विषय उन बालकों के लिए एक बोझ बन जाएगा। आपसे निवेदन ये है कि कक्षा 11 और 12th वाणिज्य वर्ग के जो ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप में इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए। आप बालकों से संपर्क कीजिए और उन्हें इस चैनल का थोड़ा सा महत्व बताइए और उस लिंक को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उन्हें तुरंत दिख जाए। यह चैनल लेखा शास्त्र विषय को समझने में सहायक है। शिक्षक बंधुओं से निवेदन ये है कि यह आपकी सहायता के लिए बनाया गया है, न कि आपका प्रतिद्वंदी। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं आधारभूत लेखांकन शब्दावली पार्ट 2। कुछ और शब्दावली के संबंध में हम लोग सीखते हैं, कुछ और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। व्यवसाय की संपत्तियां क्या है यह समझने के पश्चात अब हम समझते हैं दायित्व क्या है। दायित्व जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं लायबिलिटीज। समझिए इसको। व्यवसाय द्वारा व्यवसाय के स्वामियों व अन्य पक्षों के प्रति वित्तीय देयताएं दायित्व कहलाती है। पुनः समझिए, एक बार पुनः समझिए। व्यवसाय द्वारा व्यवसाय के जो स्वामी हैं उनके प्रति और अन्य पक्ष जो बाह्य पक्ष है उनके प्रति जो देयताएं हैं उन्हें अपन कहते हैं लायबिलिटीज। अब समझते हैं कि लायबिलिटीज के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ध्यान से जरा समझिए। सर्वप्रथम समझते हैं अपन आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व। पुनः समझिए, आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व। तो सबसे पहले आंतरिक दायित्व इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरनल लायबिलिटीज। तो वह दायित्व व्यवसाय द्वारा स्वामी के प्रति जो लायबिलिटीज है या देयताएं हैं उन्हें कहते हैं आंतरिक दायित्व। और ये दायित्व कौन से हुए? कैपिटल जो स्वामी ने व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए लगाई थी। इसके अतिरिक्त जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट पर भी स्वामी का ही अधिकार है, तो व्यवसाय द्वारा स्वामी को चुकाया जाना है, अतः लाभ भी एक प्रकार से दायित्व है। तो यह दायित्व कहलाता है इंटरनल लायबिलिटीज। अब समझिए बाह्य दायित्व एक्सटर्नल लायबिलिटीज। व्यवसाय द्वारा जो व्यवसाय के बाह्य पक्षकार हैं उन पक्षकारों को चुकाया जाने वाला दायित्व, ये दायित्व कहलाता है बाह्य दायित्व। और इसके उदाहरण देखिए, जैसे लेनदार क्रेडिटर्स, बैंक ऋण, बैंक लोन, इसी प्रकार से बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये जो दायित्व है यह व्यवसाय द्वारा व्यवसाय के बाह्य पक्षकारों को चुकाया जाना है, अतः इसे कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज का एक तो प्रकार ये हो गया आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व। एक और तरह समझते हैं दायित्व को। देखिए अल्पकालीन दायित्व शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या चालू दायित्व
करंट लायबिलिटीज। समझिए इसको। वे दायित्व जिनका भुगतान अल्पकाल में, अल्पकाल से तात्पर्य यहाँ पर है एक लेखा अवधि अर्थात 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, इसके बीच में। अल्पकाल का मतलब एक लेखा अवधि, 1 वर्ष कह सकते हैं इसको आप, में भुगतान करना होता है, तो ऐसे दायित्व कहलाते हैं अल्पकालीन दायित्व। अगला है दीर्घकालीन दायित्व। दीर्घकालीन दायित्व लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या स्थायी फिक्स्ड लायबिलिटीज। अब ये दायित्व कैसे हैं? निश्चित रूप से 1 वर्ष से अधिक होंगे। तो समझिए, वह दायित्व जिसका भुगतान दीर्घकाल का तात्पर्य यहां पर है 1 लेखा अवधि से अधिक या 1 वर्ष से अधिक। तो 1 वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात चुकाया जाना है, तो ये दायित्व कहलाता है आपका दीर्घकालीन या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या फिक्स्ड लायबिलिटीज। अब इसके उदाहरण क्या है? ऋण पत्र, डिबेंचर्स, यह 1 वर्ष से अधिक वर्ष के होते हैं। इसी प्रकार से बैंक लोन, अगर बैंक का ऋण 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए लिया गया है तो यह भी कहलाएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन। इस प्रकार से लायबिलिटीज के जो प्रकार हमने पढ़े हैं उसको संक्षेप में समझिए। लायबिलिटीज के 2 प्रकार, एक तो आपके इस तरह समझ सकते हैं इंटरनल लायबिलिटीज और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और इस तरह से भी समझ सकते हैं लायबिलिटीज को। अल्पकालीन दायित्व शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज, और दीर्घकालीन दायित्व लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या फिक्स्ड लायबिलिटीज। प्यारे विद्यार्थियों, लेखांकन की आधारभूत शब्दावली में कुछ और बिंदुओं को हम लोग समझते हैं। समझिए आप लोग, चिट्ठा या स्थिति विवरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस शीट, यह शब्द पूर्व में भी आप सुन चुके हैं, अतः इसको फिर समझिए। चिट्ठा या स्थिति विवरण अंतिम सारांश के लेखों में बनाया जाता है, ये जानकारी आपको है। अब इसके अर्थ को समझिए। वित्तीय वर्ष के अंत में, अर्थात प्रति वर्ष 31 मार्च को वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाने वाला वह विवरण जिससे निश्चित तिथि को, अर्थात 31 मार्च को, निश्चित तिथि को व्यापार की आर्थिक स्थिति, और आर्थिक स्थिति का तात्पर्य मैंने आपको समझाया था कि आर्थिक स्थिति का तात्पर्य है संपत्तियां एवं दायित्व की जानकारी होती है। बहुत सिंपल सी बात है। बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट का एक पक्ष कहलाता है असेट्स और दूसरा पक्ष कहलाता है लायबिलिटीज। तो उसके अंदर जो विवरण दिखाया जाता है संपत्तियां और दायित्व, यह दर्शाता है व्यवसाय की आर्थिक स्थिति। तो हम कह सकते हैं कि स्थिति विवरण या चिट्ठा किसे कहते हैं? वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाने वाला वह विवरण जिससे निश्चित तिथि को व्यापार की आर्थिक स्थिति अर्थात संपत्तियों एवं दायित्वों की जानकारी होती है। अगला बिंदु है लागत मूल्य। आप लोगों ने पूर्व में भी, जब वाणिज्य विषय आपके पास नहीं था, तब भी कुछ शब्द आपने सुने होंगे, जैसे कि लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। हम लोग अक्सर पूछते भी हैं कि इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है या सेवा का क्या लागत है, तो उसको अपन समझते हैं। लागत मूल्य का तात्पर्य किसे कहते हैं? किसी संपत्ति के क्रय से लगाकर, अर्थात उसकी जो परचेज प्राइस है उसको इंक्लूड करते हुए उसकी स्थापना तक, अर्थात उसके उपयोग में लेने से पूर्व, जैसे मान लीजिए उसको अपन लेकर आए तो गाड़ी भाड़ा लगा, उसको स्थापित किया, उसका कुछ खर्चा आया, तो वहां तक के जो भी खर्चे हैं संपत्ति के उपयोग से पूरे खर्चे, वो कहलाते हैं लागत मूल्य। और अगर आप गुड्स की बात करें, माल की बात करें, तो माल क्रय से लगाकर
माल क्रय से लाकर, मतलब उसकी परचेज प्राइस से लाकर गोदाम तक पहुंचाने का, व्यवसाय का जो गोदाम है वहां तक पहुंचाने का जो व्यय है वो उसकी लागत मूल्य में शामिल होता है। तो दो बातें हो गई, एक तो संपत्ति की लागत, एक माल की लागत। तो संपत्ति की लागत का मतलब किसी संपत्ति के क्रय से लाकर उसकी स्थापना तक के सभी व्यय, अर्थात उसके उपयोग से पूरे खर्चे, तथा माल क्रय से लाकर गोदाम तक पहुंचाने का व्यय कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य कहलाता है। अगला बिंदु देखिए, पुस्तक मूल्य, बुक वैल्यू। पुस्तक मूल्य वह राशि है जिस पर कोई संपत्ति लेखा पुस्तकों में या स्थिति विवरण, ये शब्द पुनः आ गया, देखिए आप लोग, बैलेंस शीट में दर्शाई गई है। अब बात समझ गए कि आपकी पुस्तकों में असेट्स किस प्राइस पर दिखाई गई है, वह कहलाती है बुक वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वसूली मूल्य। वसूली मूल्य को अंग्रेजी में कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। जैसा कि इसका नाम है, अर्थ भी इसी में छुपा हुआ है। संपत्ति के विक्रय से प्राप्त होने वाली अनुमानित राशि, अर्थात आपको फिलहाल संपत्ति को बेचना नहीं है, बल्कि अगर हम संपत्ति को आज बेचें तो उस संपत्ति से कितनी राशि हमें मिल सकती है, कहलाती है वसूली मूल्य या रियलाइजेबल वैल्यू। अब इन तीनों को, लागत मूल्य, पुस्तक मूल्य और वसूली मूल्य, इन तीनों को एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, उदाहरण है, एक मशीन क्रय की, कितने में? 10,000 रुपये में। उसकी स्थापना पर व्यय किए 2,000 रुपये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उस वस्तु की लागत मूल्य क्या है, तो आप क्या बताओगे? अर्थ को समझिए और इसका मूल्य निकालिए। वस्तु जो भी संपत्ति क्रय किए वहां से ला करके स्थापना तक के खर्चे, तो यहाँ पर वस्तु क्रय कितने में किए? 10,000 में, और स्थापना पे खर्च हुए 2,000। तो इस मशीन का लागत मूल्य कितना होगा? 12,000 रुपये। नेक्स्ट बात, तो लागत मूल्य हमारा हो गया कितना? 12,000 रुपये। नेक्स्ट अपन बात करें पुस्तक मूल्य की। आगे देखिए, मूल्य ह्रास 1,000 रुपये। डेप्रिशिएशन, किसी भी संपत्ति के उपयोग से उसके मूल्य में कमी आती है। मान लीजिए इस वर्ष इसका डेप्रिशिएशन लगा कितना? 1,000 रुपये। तो संपत्ति का जो लागत मूल्य था वो था 12,000 रुपये और 1,000 रुपये डेप्रिशिएशन लग गया। तो अगर आपसे पूछे कि पुस्तकों में अब इसका मूल्य कितना होगा, तो डेफिनेटली 12,000 में से 1,000 रुपये आप लेस कर दीजिए, तो ये कहलाएगा आपका पुस्तक मूल्य। तो पुस्तकों में आज की तिथि में यह संपत्ति 11,000 रुपये की दर्शाई गई है। नेक्स्ट, मशीन का अनुमानित विक्रय मूल्य कितना है? 10,500। अर्थात अगर इसको अपन मार्केट में बेच दें तो इसका मूल्य कितना प्राप्त होगा? 10,500। तो यह मूल्य कहलाएगा वसूली मूल्य, 10,500। इस वीडियो को पुनः रिवाइंड करके आप समझ सकते हैं कि लागत मूल्य क्या है, पुस्तक मूल्य क्या है और वसूली मूल्य क्या है। आधारभूत लेखांकन शब्दावली में अब हम समझते हैं कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। देखिए, व्यवसाय में जो पूंजी है वह किसी न किसी रूप में व्यवसाय में लगी रहती है, और यदि व्यवसाय में अतिरिक्त पूंजी है तो हम उसे विनियोग कर देते हैं। लेकिन कुछ राशि ऐसी भी होती है जो व्यवसाय के दैनिक क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होती है। तो वह राशि जो व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों के लिए उपलब्ध है, इसे हम कहते हैं कार्यशील पूंजी। अगर इस राशि को ज्ञात करना हो तो इसका जो सूत्र है वह देखिए, वर्किंग कैपिटल
बराबर करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का अर्थ हम समझ चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि करंट असेट्स का तात्पर्य होता है वह संपत्ति जो अपना रूप अल्पकाल में परिवर्तित करती है, और करंट लायबिलिटीज का तात्पर्य वह दायित्व जिसका भुगतान एक लेखा अवधि में करना होता है। तो करंट असेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज को घटा दी जाए तो जो राशि ज्ञात होगी उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है देनदार, डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? वह व्यक्ति, फर्म या पक्षकार, वह व्यक्ति, फर्म या पक्षकार जिन पर व्यवसाय की राशि बकाया है। वे व्यक्ति, फर्म या पक्षकार जिनसे राशि प्राप्त की जानी है, जिन पर राशि बकाया है, तो ऐसे जो पक्ष हैं उन्हें कहते हैं डेटर्स। और डेटर्स को ही हम अन्य जो है डेटर्स को प्राप्य खाते भी कहते हैं। डेटर्स को प्राप्य खाते, अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, क्योंकि इन अकाउंट से हमें राशि प्राप्त होने वाली है। अन्य है लेनदार। लेनदार को इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिटर्स। यह इसका एकदम अपोजिट है। वह व्यक्ति, फर्म या पक्षकार जिन्हें राशि चुकाई जानी है, मान लीजिए किसी व्यक्ति से, फर्म से या पक्षकार से आपने उधार माल खरीदा है, उधार संपत्ति खरीदी है, तो ये कहलाएंगे क्रेडिटर्स। तो इनको राशि चुकाई जानी है और इन्हें हम देय खाते, अकाउंट पेबल भी कहते हैं। अकाउंट पेबल इसलिए क्योंकि इन अकाउंट की राशि चुकाई जानी है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही इस चैनल की लिंक को अपने साथियों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं आपके साथ में मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप बस थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस लिंक को शेयर कीजिए। धन्यवाद।